लिखिए अगला, लिखिए अगला टॉपिक लिखिए। अभी तक हम सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम पढ़ रहे थे, जिसमें छड़ को कहाँ डाले थे, सिर्फ टेंसाइल जोन में। अब हम शुरू करेंगे डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। क्या होगा आपका, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, है ना, यानी द्विप्रबलित कंक्रीट धरन। ठीक है, तो इसमें लिखिए डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, हेडिंग डाल करके लिखिएगा डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। लिखिए लिखिए जब रीइंफोर्समेंट को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डाल दिया जाता है। कंप्रेशन जोन में भी डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार के धरन को डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम कहते हैं। डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम कहते हैं, हाँ। डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम कहते हैं। इसमें लिखिएगा, लाइन छोड़ करके लिखिएगा, लिखिए IS कोड 456, लाइन छोड़कर IS कोड 456 2000 के अनुसार, IS इन इंडियन स्टैंडर्ड है ना, 456 यानी RCC का कोड होता है 456, और 2000 की ईयर है, सन 2000 में बताया गया था। तो IS कोड 456 2000 के अनुसार कंप्रेशन स्टील का मॉडुलस रेशियो मापांक अनुपात, कंप्रेशन जोन का मापांक अनुपात IS कोड 456 2000 के अनुसार कंप्रेशन जोन का मापांक अनुपात, और खींच लीजिए, हिल जाएगा, और खींचिए डेस्क को खींच लीजिए, देखिएगा हिले ना, हाँ। IS कोड 400, फिर उसी बैठ रही है, उसी दिख रही है IS कोड 456 2000 के अनुसार कंप्रेशन स्टील का मापांक अनुपात, कंप्रेशन स्टील का मापांक अनुपात टेंसाइल स्टील के मापांक अनुपात का 1.5 गुना लिया जाता है। डेढ़ गुना लिया जाता है, 1.5 गुना, ठीक है। 1.5 गुना लिया जाता है। ठीक है ना, समझिए क्या कर रहा है कि जब टेंसाइल जोन एक ऐसा धरन है, देखिए जब टेंसाइल जोन के साथ, टेंसाइल जोन आपका एक न्यूट्रल एक्सिस कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना, नीचे कौन सा मिल गया आपका, टेंसाइल जोन, इसमें टेंशन एनफोर्समेंट डाल दिए। जब टेंसाइल जोन के साथ साथ कहाँ एक और छड़ डाल दें, चलिए आपके तरह छड़ बना रहे हैं, टेंसाइल में छड़ हो गया, इसके साथ साथ जब कंप्रेशन में छड़ डाल दें तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, द्विप्रबलित कंक्रीट धरन। तो अब ऐसा क्यों देते हैं, तो देखिए अभी ना हम बता रहे थे आपको कि जो आपका RCC है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, किसमें, WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड और LSM लिमिट स्ट्रेस मेथड। जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो एक चैप्टर इसका, ये तो पूरा WSM ख़त्म हो जाएगा, अगले चैप्टर से हम LSM पढ़ेंगे। जैसे एक चैप्टर LSM पढ़ लेंगे ना, तो दोनों में अंतर भी समझ आ जाएगा, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो WSM बस 10% आपके एग्जाम में आएगा, 90% कौन आएगा आपका, LSM। तो इसमें अभी हम क्या पढ़े हैं, सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम, यही पढ़े हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं डबली रेनफोर्समेंट, इसमें भी हम पढ़ेंगे क्या, सिंगली
और क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे दूसरे मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। वर्किंग स्ट्रेस देखिए, सिग्मा सी भी क्या है, वर्किंग स्ट्रेस है। जब डिजाइन स्ट्रेस है, परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं, है ना। सिग्मा एस टी क्या है, वर्किंग स्ट्रेस है टेंसाइल का, तो इसीलिए इसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहते हैं। तो इसमें भी सिंगली, इसमें भी सिंगली, इसमें भी डबली, इसमें भी डबली। तो इसमें ना 10% जब वेटेज रखता है तो ऊपर ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें बताएंगे। मेन जो हम पढ़ेंगे एलएसएम में जैसे ही घुसेंगे तब इलुबरेट करके एकदम डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। अभी अपने एग्जाम में, अपने बुक में देखेंगे आप लोग तो कुछ नहीं दिया हुआ है, डब्ल्यू का 2-4 क्वेश्चन ही दिया है पीछे। अंदर थियरी जैसा हम बताएंगे आज थियरी, वैसा कुछ नहीं मिलेगा आपको थियरी। और थियरी एकदम दिया नहीं, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया है और उस पर कुछ क्वेश्चन दिया है। यानी इसको हम आज ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर नहीं आपको समझ आएगा, लेकिन डिटेल में हम जाएंगे कहाँ, डब्ल्यू में, ठीक है, मतलब लिमिट स्टेट में। चलिए ठीक है। तो अब डब्ल्यू की देने की ज़रूरत क्या पड़ी है, जैसे क्या हो गया, ए देखिए, ए हो गया आपका सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, है कि नहीं, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, ठीक है। अब जब इस पर लोड पड़ेगा, जब इस पर लोड पड़ेगा तो बताइए बेंड होगा, बेंड होना चाहेगा, तो देखिए हम बेंड कर दिए भाई। अब बताइए टेंसाइल जोन कहाँ है, नीचे है, तो छड़ को कहाँ डाल देंगे हम, नीचे, सिंगली मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। यही बीम ऐसा आ गया, है ना, इधर एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है, और एक सपोर्ट कहाँ है, बीच में। अब ये लोड आएगा ना तो क्या होगा, ए बेंड होगा, ए बेंड होगा, लेकिन यहाँ सपोर्ट के कारण कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। एक बार बताए हुए थे, ऐसा मिल जाएगा आपको। अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें देखिए टेंसाइल जोन कहाँ मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, टेंसाइल जोन नीचे भी मिल रहा है ना। टेंसाइल जोन ऊपर भी मिल रहा है, टेंसाइल जोन नीचे मिल रहा है। तो ये कि दो कंक्रीट होता है टेंसाइल में कमज़ोर होता है, तो बताइए हमको दोनों तरफ छड़ डालने की ज़रूरत है कि नहीं है, है ना। तो वही चीज़ है, हम आपको बस यहाँ एक रीज़न बताए हैं कि डब्ल्यू बनाने का सिर्फ एक रीज़न, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। हम एलएसएम में जब डब्ल्यू पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। यहाँ बता दिए कि ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गए कि भाई क्यों डब्ल्यू हम बनाते हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे, कई रीज़न होते हैं इसके। अब लिखिएगा, अगला हेडिंग लिखिएगा। हाँ, अब क्या कर रहे थे, कंप्रेशन स्टील का मापांक अनुपात टेंसाइल स्टील के मापांक अनुपात का कितना लेते हैं, 1.5 गुना लेते हैं आईएस कोड के अनुसार। जो आईएस कोड कर दिया उसको तो मानना ही है। अब लिखिए एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू, एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स कंक्रीट बीम, डब्ल्यू रेनफोर्स बीम। आप लोगों को बस एक टॉपिक दिया हुआ है, बस फार्मूला आपके बुक में मिलेगा। हम लोग ये चैप्टर ही पढ़े हैं अपने ज़माने में, डब्ल्यू का चैप्टर रहता था, बहुत हार्ड पड़ता है। डब्ल्यू रेनफोर्स एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है कि हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, उसका स्ट्रेंथ ज्ञात करना है, ताकत ज्ञात करना है, ठीक है। देखिएगा, ये क्या हो गया आपका, क्रॉस सेक्शन ऑफ डब्ल्यू रेनफोर्स कंक्रीट बीम। सबको ध्यान देखिएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, इसे हम क्या कहते हैं, AST, सही है ना। इसे क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ बीम। देखिए ऊपर से लेकर के एकदम नीचे तक कहते हैं टोटल डेप्थ, ऊपर से लेकर छड़ के केंद्र तक को कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ, छड़ के केंद्र से नीचे तक कहते हैं इफेक्टिव कवर। अब देखिए डब्ल्यू है तो ऊपर भी छड़ रहेगा, हमेशा हमेशा नीचे के छड़ से कम छड़ रहता है ऊपर, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ इसको क्या कहते हैं, ASC। दोनों में देखिए, ए मतलब एरिया, एस मतलब स्टील, सी मतलब कंप्रेशन, टी मतलब टेंशन। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। ऊपर से लेके इसके सेंटर तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, D डैश। ये भी कवर ही है, इफेक्टिव कवर है, लेकिन ये क्या है, D डैश कहते हैं। इसे कुछ नहीं कहते हैं, इसको बस इफेक्टिव कवर कहते हैं, ऊपर को कहते हैं D डैश। चलिए अब देखिए, इसको ना हम सबसे पहले 2 भागों में बांट रहे हैं। कितने भाग में बांट रहे हैं भाई, 2 भाग में। तो सबसे पहले हम सिंगली बना रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं आपके लिए, सिंगली बना रहे हैं। सिंगली मतलब नीचे तो ST रहेगा, नीचे क्या रहेगा आपका, AST रहेगा। ए क्या हो गया आपका, B हो गया, ए क्या हो गया आपका स्मॉल D हो गया, है ना। देखिए जब
ये बना रहे हैं प्लस प्लस। अब क्या बनाएंगे, सिर्फ हम अलग से किस में क्या लगाया गया है, स्टील ही तो लगाया गया है भाई। सिंगली और डबली में क्या अंतर है, अलग से बस ऊपर का क्या लगाया गया, आपको छड़ लगाया गया है, यही ना अंतर है। तो इसको दो भाग में हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका डी डैश। ये चीज़ समझ आ रही है, इन्हीं दोनों से मिल के बना डबली। भाई सबसे पहले सिंगली था, उसमें ऊपर बस छड़ लगा दिए, क्या बन गया, डबली। लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं है ना, जब छड़ को यहाँ लगा दिए तो यहाँ क्या मिलेगा, आपको खाली स्थान मिलेगा। इसी को हम क्या किए हैं, दो भाग में डिवाइड करके अलग अलग बनाए हैं, समझिएगा। क्या किए हैं, डिवाइड करके हम अलग अलग बनाए हैं, जान दीजिए, डिवाइड करके अलग अलग बनाए। तो ये हो गया सिंगली का। जब सिंगली का बनाएंगे तो डबली का है, तो यहाँ तो गैप मिलेगा, खाली स्थान मिलेगा, क्योंकि छड़ को हम कहाँ बनाए हैं, अलग से यहाँ बनाए हैं, समझ आ रहा है। AC का एरिया ये, लेकिन वो खाली है, छड़ कहाँ है, यहाँ है, वो गैप है। जो ए वाला छड़ यहाँ रहता तो भरा रहता, लेकिन इसको हम यहाँ बढ़ाए हैं तो गैप मिलेगा, समझ आ रहा है। तो AC दोनों AC लिखा है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में छड़ है, लेकिन जितना छड़ का एरिया मिलेगा उतना यहाँ क्या है, गैप है, खाली स्थान है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, एनालिसिस में होता है कि आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर हम देख लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हो गया आपका काम, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाले हैं। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालेंगे भाई, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाले थे, याद है आपको, लिखे थे कि धरन के सबसे ऊपरी सिरे पर विकृति अपान में क्या लिखे थे, इस्पात में विकृति, यही जो लिखे थे, इक्वल टू क्या लिखे थे कि धरन के सबसे ऊपरी कितना दूरी मिलेगा, तो मिला था आपको x। भाई कहीं न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, देखिए एक कहीं ऐसे ही जाएगा तो क्या मिलेगा, एक आपको न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, और ए वाला दूरी क्या मिल जाएगा आपको, d माइनस एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसा ही कहते हैं कि धरन के सबसे ऊपरी सिरे में विकृति किसके बराबर समानुपाती होगा, x के। इस्पात में विकृति किसके बराबर होगा, d माइनस एक्स के। तो इसको जब हम फार्मूले को निकालेंगे ना, तो फिर वही मिलेगा आपको, क्या फार्मूला आएगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू m सिग्मा CB d अपान में m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। और कल हम बताए थे कि भाई क्रिटिकल फिक्स है, क्योंकि प्रतिबल के आधार पर निकालना है। स्टील और कंक्रीट का जो प्रतिबल रहेगा, सिंगली ले लीजिए, डबली ले लीजिए, वो फिक्स है, उसमें चेंज होने वाला नहीं है। बदलेगा तो क्या बदलेगा, आपका प्रभावी गहराई, है ना, कल बता रहे थे। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला वही आएगा, नहीं तो करने का मन करेगा तो कर लीजिएगा। कंक्रीट के सबसे ऊपरी सिरे पर विकृति अपान में स्टील में विकृति, कंक्रीट में विकृति किसके समानुपाती होगा, x के। इस्पात में विकृति किसके समानुपाती होगा, d माइनस एक्स के। देखिए जब सिंगली का हम निकाले होंगे ना, तो सेम यही फार्मूला लिखे होंगे, इन्हें सेम इसको इलेबोरेट करेंगे तो वही मिलेगा। जैसे देखिए अब देखते हैं, हम जानेंगे फिर कि E इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है आपका, सिग्मा अपान में स्मॉल ई, तो EC क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा CB अपान में EC। इसी तरह ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ST अपान में ES। अब यहाँ रखिए, EC की जगह क्या रख देंगे हम, सिग्मा CB अपान में EC हो जाएगा। उसके बाद ES की जगह क्या रख देंगे हम, सिग्मा ST अपान में ES इक्वल टू x d माइनस एक्स। फिर रखेंगे तो देखिएगा सिग्मा CB अपान में EC, और ये हो जाएगा ES अपान में सिग्मा ST इक्वल टू x d माइनस एक्स। हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए ES अपान में EC को क्या कहते हैं हम लोग, m कहते हैं। तो सिग्मा CB अपान में सिग्मा ST इंटू m इक्वल टू x d माइनस एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m सिग्मा CB d माइनस m सिग्मा CB x इक्वल टू सिग्मा ST x, है ना। तो हो जाएगा आपका m सिग्मा CB d इक्वल टू सिग्मा ST x प्लस m सिग्मा CB x। x का मान देखिए नहीं आ जाएगा, वही मिला। आप लोगों को मन में होता होगा पता नहीं आएगा कि नहीं, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या निकालना हमको, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस।
यानी वास्तविक उदासीन अक्ष। ठीक है, निकालेंगे हम एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। आप लोग घर पढ़ रहे हैं कि नहीं बताइए? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बताइए कैसे निकालते हैं, बताइए। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए न्यूट्रल एक्सिस के प्रति क्या अबाउट क्या लेते हैं हम लोग? क्षेत्रफल आघूर्ण लेते हैं ना, क्षेत्रफल आघूर्ण न्यूट्रल एक्सिस के परितः आघूर्ण लेने पर, वो भी कौन सा आघूर्ण? क्षेत्रफल आघूर्ण लेते हैं, है ना। तो यही सिर्फ लिखेंगे, यही फिर से लिखेंगे कि उदासीन अक्ष के परितः आघूर्ण लेने पर। ठीक है, हम सारी चीज़ें सिंगली में बताए हुए हैं कि जब स्ट्रेस के आधार पर प्रतिबल को ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। फिर हम हेडिंग डलवाए हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। बोले हैं कि जब धरन में डाले गए रेनफोर्समेंट के आधार पर न्यूट्रल एक्सिस को ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? न्यूट्रल एक्सिस के परितः क्षेत्रफल आघूर्ण लेते हैं। इसमें कंक्रीट को मतलब कि आरसीसी धरन को होमोजीनियस मानने के लिए स्टील के क्षेत्रफल में किससे गुणा करते हैं? एम का गुणा करके क्या बनाते हैं? होमोजीनियस बनाते हैं। क्योंकि होमोजीनियस का ही आप क्षेत्रफल आघूर्ण ले सकते हैं, तो एम से गुणा करते हैं तो होमोजीनियस बन जाता है। ये तो सबसे पहले का टॉपिक था, है ना। और इक्विवेलेंट एरिया जब पता किए थे वहाँ एम से गुणा करके हमको होमोजीनियस मिला था। तो हम कहीं भी स्टील का क्षेत्रफल आएगा तो हम क्या बनाते जाएंगे? इसे एम से गुणा करके होमोजीनियस बनाते जाएंगे। इसमें भी देखिएगा, तो देखिए ऊपर का आघूर्ण लेते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर का आघूर्ण लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस के प्रति आघूर्ण लेने पर बी गुणे इसका क्षेत्रफल, कंक्रीट का क्षेत्रफल क्या मिलेगा आपको? एक्स। समझ आ रहा है अभी तक? समझिएगा, बी गुणे ए वाला दूरी न्यूट्रल एक्सिस का पड़ता है बी गुणे एक्स, क्षेत्रफल मिला, और उसके सेंटर से लेकर न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी तो क्या मिल जाएगा? x/2 होगा नहीं होगा भाई? इसका दूरी कितनी है? x, तो x/2 बीच की लंबाई दूरी इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हो जाएगा। लेकिन उसमें ये तो घटाना पड़ेगा क्योंकि b गुणे एक्स जो लिए हैं वो तो पूरा कंक्रीट का क्षेत्रफल, उसमें ये तो खाली है ना, घटाना पड़ेगा। माइनस क्या कर दें? A80 करेंगे नहीं करेंगे? A80 करेंगे, वो खाली है, वो छड़ का क्षेत्रफल नहीं, वो खाली वाला घटा रहे हैं क्योंकि छड़ को तो वहाँ लगा दिए हैं हम, है ना। घटाए, अब इसके सेंटर से दूरी क्या मिलेगा आपको? x माइनस डी डैश, हाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? x माइनस डी डैश। हम बड़ा सा एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? क्योंकि छोटा ब्रैकेट यहाँ भी आ गया। आगे बढ़ें, ये घट गया प्लस। अब हम किसका क्षेत्रफल आघूर्ण लेंगे? छड़ का, अभी ऊपर ही है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा? A80। अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना मिलेगा? x माइनस डी डैश, वही तो मिलेगा। सेम इन दोनों का क्षेत्रफल गुरुत्व केंद्र से यहाँ से सेम ही है, आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अभी हम नोट में लिखवाए हैं कि भाई हम मतलब कि इसको कैसे मतलब इसके अबाउट कैसे लेते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं आरसीसी क्या है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए छड़ के क्षेत्रफल हमें हमेशा किससे गुणा करना पड़ेगा? m से। लेकिन फिर हम एक नोट लिखवाएं कि IS कोड के अनुसार कंप्रेशन स्टील का मापांक अनुपात टेंसाइल स्टील का कितना लेते हैं? 1.5 गुना लेते हैं। 1.5 m हो गया। तो आपके माइंड में आएगा अभी यहाँ भी कर दीजिए, तो ये कोई छड़ थोड़ी है, ये तो खाली स्थान है ना। A80 क्या है आपका? खाली स्थान है, छड़ का क्षेत्रफल नहीं है। यहाँ तो खाली स्थान गैप वाला है। छड़ का क्षेत्रफल एक्चुअल में कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ देखिए 1.5 m से क्या किए? गुणा किए, इससे होमोजीनियस बन गया। मान लिया कि पूरा ऊपर क्या है? कंक्रीट ही है। इक्विवेलेंट एरिया में पड़े थे, हो गया। हाँ, अलग मतलब कि देखिए सिंगली तो सिंगली है, अलग लेकर ही समझाएंगे तो समझ आएगा। हम बस आपको समझा रहे हैं अलग से फिगर, मतलब कि इसको तोड़ करके समझा रहे हैं, बस जान दीजिए। जैसे कि ये नहीं रहेगा तो कौन सा आपका छड़ बनेगा? सिंगली। तो सबसे पहले हम सिंगली बना दिए, क्योंकि सिंगली समझना हमारे लिए आसान है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं। ए बी गुणे x/2 सिंगली का ही है, तो सबसे पहले हम सिंगली बना दिए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हम छड़ को डाले हुए हैं ऊपर, उसको अलग से डाल करके हम एक फिगर बनाए हैं, तभी समझ आएगा। उसमें समझाएंगे तो फिर नहीं समझ आएगा।
सबसे पहले ए नहीं है तो क्या हो गया आपका सिंगली। और डब्ल्यू बनाने के लिए वही तो 6 डाले हुए हैं, तो बस अलग से हम 6 डाल दिए, इसको देखिए प्लस करके बना दिए, इन दोनों को जोड़ के क्या बना दिया गया आपका डब्ल्यू बनाया गया। तो अलग से जब छड़ को लिए हैं, क्यों लिए इसका क्या जवाब है, अलग से जब छड़ को लिए हैं तो यहाँ खाली स्थान है तो खाली को दिखाते हैं। लेकिन ये तो डब्ल्यू है, बस समझाने के लिए इसको तोड़े हैं, बस इसको एक साथ मर्ज करिए क्या हो जाएगा, वही तो मिलेगा डब्ल्यू हो जाएगा। बस अलग अलग तोड़े हैं तभी समझ आएगा, बाकी आप रगड़ लेंगे कोई समझ ही नहीं आता। तो क्यों अलग लिए हैं, बस समझाने के लिए, आसानी से आपको समझ आ जाए। उसमें घुसा के समझाएंगे ना तो नहीं समझ आएगा। ठीक, ये हम समझा रहा है। अभी किसका, सिर्फ ऊपर का सारी चीज़ें हो गया। देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ का हो गया, ऊपर का इक्वल टू नीचे का। नीचे क्या है, सिर्फ यही है, नीचे तो कुछ होता ही नहीं है। एजम्पशन के अनुसार नीचे तो कंक्रीट होता ही नहीं है, क्योंकि पूरा टेंसाइल फोर्स को कौन लेता है, स्टील लेता है। तो क्या लिखेंगे, AST और x माइनस क्या होता है, d माइनस एक्स होता है। उसके गुरुत्व केंद्र तक की दूरी d माइनस एक्स। लेकिन m से क्या करते हैं, गुणा। टेंसाइल है तो सिर्फ m से। और IS कोड कहता है, IS कोड कहता है कुछ चीज़ें जब IS कोड लगा दिए तो उसमें नहीं पूछ सकते, वो बता दिया गया है। IS कोड क्या कहता है कि जो कंप्रेशन स्टील का मापांक अनुपात होता है, टेंसाइल स्टील के मापांक अनुपात से कितना गुना लिया जाता है, 1.5 गुना लिया जाता है ना। यानी आपको रटना पड़ेगा IS कोड के, क्योंकि कोड का ना एक पूरा इतना मोटा बुक ही आता है जो कोड कहता है, जो कह देगा वो मानना पड़ेगा। IS कोड इन कहता है कि कंक्रीट का कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेशन का 10% होता है, कहा गया है, आपको पता है। कभी चेक थोड़ी किए हम तोड़ के उसको। तो कुछ चीज़ें जो कोड कह देता है कि 10 से 15% ही टेंसाइल कंप्रेशन का होता है, तो मानिए, क्योंकि वहाँ सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दिया गया है। यहाँ तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना डिप्लोमा में। तो यही कोड कहता है कि कंप्रेशन स्टील का मापांक अनुपात टेंसाइल स्टील का कितना गुना लेना है, हमको 1.5 गुना लेना होता है। ये समझ आया। अब बताइए, जो नहीं आएगा, जो नहीं पढ़ेगा, इसको कुछ आएगा, कहाँ से कहाँ जोड़ घटा दिए, लोग मजाक में ले रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको इधर उधर करते हैं। bx²/2 इसको इधर लाते हैं, प्लस 1.5 m ASC x माइनस d डैश माइनस क्या हो जाएगा, ASC x माइनस d डैश हो जाएगा। अरे हाँ कहिए, m AST। अभी इससे भी बड़ा फार्मूला मिलेगा। हम कहते हैं अभी तो मतलब एक अब सोचे जब निकालेंगे हम, वो क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो और बड़ा फार्मूला जाएगा। कहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1.5 m है तो कैसे कैंसिल हो जाएगा। कहाँ पे ब्रैकेट को आपने कैसे तोड़ा? अरे ब्रैकेट को हम तोड़े नहीं, बस दिखाने के लिए था कि बड़ा सा दिख रहा है, अलग है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा आपका bx²/2 प्लस, हम देखिए कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ASC x माइनस d डैश ले ले कॉमन, तो ले लेंगे ASC इन दोनों में x माइनस d डैश। हम अलग से ब्रैकेट लगाए थे ना कि पता चले कि ये दो छोटा ब्रैकेट अलग है, बड़ा। देखिए x माइनस d डैश हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या बताइए, 1.5 m माइनस 1 इक्वल टू m AST d माइनस x, यही बनेगा। बस हो गया आपका bx²/2 इक्वल टू नहीं यार प्लस 1.5 m माइनस 1 ASC इधर उधर कर रहे हैं, x माइनस d डैश इक्वल टू m AST d माइनस x। ये आपका क्या मिला, आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक क्या मिल गया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। इसको नोट करिए। फिर अब मेरा एक ही काम बचता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए इसको फटाक से। चलिए अब बस एक और निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी आघूर्ण।
हाँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी प्रतिरोधी आघूर्ण। ठीक है, प्रतिरोधी आघूर्ण में ए हो गया आपका, ये हो गया आपका डबली रेनफोर्स। यार बहुत ख़राब महक रहा है, बहुत समझ, बीमारी नहीं ना होगा? हो जाएगा ना? हैं? अब आप खुल के बता दें कैमरा में क्या महक रहा है, महक लीजिए ना क्या महक रहा है। देखिए ए हो जाएगा आपका एस टी, ठीक है। ए हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका ए एस सी, है ना, याद हो गया। ए हो जाएगा आपका बी, ए हो जाएगा आपका कैपिटल डी, ठीक है। ए हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर हो जाएगा डी डैश, ए हो जाएगा आपका इफेक्टिव कवर, ऊपर से लेकर इधर तक हो जाएगा स्मॉल डी, होगा ना। यहाँ कहीं एक मिलेगा क्या, न्यूट्रल एक्सिस, क्या मिल जाएगा आपका, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मिलता है, कैपिटल डी, जिसका हम यूज ही नहीं करेंगे, इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये होता है धरण के ऊपरी सिरे से न्यूट्रल एक्सिस तक की गहराई को क्या कहते हैं, उदासीन से गहराई x। तो ए कितना बच गया, d माइनस एक्स। हम बनाएंगे स्ट्रेस डायग्राम, क्या बनाएंगे, स्ट्रेस डायग्राम। अब स्ट्रेस डायग्राम डायरेक्ट हम बनाते हैं तो वैसे सेम बनेगा। तो इसके ऊपर कौन सा मिलेगा, कंप्रेशन स्ट्रेस, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको, नीचे क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस मिलेगा, किस पे, छड़ पे। ऐसा ही तो मिलेगा, है ना, ठीक है। इसको और अच्छे बना दें, ऊपर मिल जाएगा कंप्रेशन सिंगली की तरह, सेम सिंगली की तरह, और नीचे क्या मिल जाएगा आपका, ए वाला टेंसाइल, डायरेक्ट उस पर मिलेगा। अब देखिए ऊपर हमको क्या मिलेगा, परमिसिबल स्ट्रेस, कंक्रीट का नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल। नीचे क्या मिलेगा आपको, टेंसाइल स्ट्रेस, नमन के कारण स्टील में उत्पन्न अनुग्रह तनन प्रतिबल। लेकिन बताइए छड़ यहाँ है तो एसी भी तो कुछ स्ट्रेस देगा, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, सिग्मा सी वी डैश, क्या कहते हैं, सिग्मा सी वी डैश, कह दिए, ठीक है। अब देखिएगा ये छड़ जो है ना, देखिए जो इसका फोर्स है, अभी सिर्फ हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं, इसका फोर्स कहाँ काम करेगा, कंक्रीट के गुरुत्व केंद्र पर। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ मिलेगा, मान लेते हैं यहाँ मिला है, जिसे हम कह दिए C1, क्या कह दिए हम, C1। तो भाई एक कितना दूरी है, x, तो a वाला दूरी कितना होगा, x/3, है कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज है तो x/3 पे काम करेगा। अभी सिंगली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बताइए इसमें अलग से एक डबली के लिए क्या स्ट्रेस मिलेगा, एक छड़ पे स्ट्रेस काम करेगा, जिसे कहेंगे हम लोग सिग्मा सी वी डैश, क्या कहेंगे, सिग्मा सी वी डैश, यानी नमन के कारण संपीड़न इस्पात में उत्पन्न अनुग्रह संपीड़न प्रतिबल, ठीक है, सिग्मा सी वी डैश से दिखाते हैं। और इस पे जो फोर्स काम करेगा वो तो इसके सेंटर भी काम करेगा, इसे कहेंगे हम लोग C2, वो तो उसके सेंटर पे ही काम करेगा, छड़ के डायरेक्ट सेंटर पे ही काम करेगा, कौन सा, C2। यहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई, T काम कर रहा है, टेंसाइल फोर्स काम करेगा, समझ आ रहा है। अब बताइए लीवर आर्म में जो मिलेगा यही चीज़ है। अब हम आपको यहाँ लीवर आर्म में थोड़ी बताएंगे कि लीवर आर्म में क्या होता है, ये सब सिंगली में बता चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हमें काम कर रहा है। देखिएगा C1 से लेकर के ये हो गया आपका C2, C1 से लेकर के और यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, Z1, क्या कहेंगे, Z1 लीवर आर्म फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद C2 से लेकर के और इसके छड़ के केंद्र तक को दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, Z2 कहेंगे, यही तो कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए है, कंक्रीट के लिए है, तो देखेंगे MRC किसके लिए भाई, कंक्रीट के लिए। क्या होगा देखिए, तो C1 गुणे Z1 प्लस C2 गुणे Z2, यही तो होगा। अब हम यहाँ ये थोड़ी बताएंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, बल गुणे बीच की दूरी, ये तो बता चुके हैं सिंगली में। तो C1 गुणे Z1, C2 गुणे Z2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए C1 क्या है,
कंप्रेशन फोर्स है किसमें, कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न बल, कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न बल C1 वही है। तो बल बराबर क्या होता है, प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या मिलेगा बताइए, तो B गुणे x मिलेगा कंक्रीट का, B गुणे x कंक्रीट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो B गुणे x मिलेगा। इससे पहले हम अभी न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला लिखते हैं जो लिखे थे, bx² प्लस 1.5 m-1 ASC x माइनस डी डैश इजकल टू एम AST d माइनस एक्स। देखिए इसको यदि हम यहाँ से देखना चाहें तो b गुणे x/2 था, तो इसको हम कह सकते हैं कंक्रीट का क्षेत्रफल है, कह सकते हैं। देखिए इसको हम कह सकते हैं कि स्टील का क्षेत्रफल, एक डायरेक्ट स्टील का क्षेत्रफल नहीं है, लेकिन हमको जोड़ घटा करके इतना स्टील का क्षेत्रफल आया हुआ है ऊपर वाले स्टील का। और ये देखिए स्टील कंप्रेशन इस्पात के गुरुत्व केंद्र से दूरी है, तो कह सकते हैं कि b गुणे x तो कंक्रीट का क्षेत्रफल, इसको हम मान सकते हैं क्या, स्टील का क्षेत्रफल, ऊपर वाले स्टील का क्षेत्रफल। एक्चुअल में नहीं है वो तो जोड़ने घटाने के बाद आया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम मान सकते हैं स्टील का क्षेत्रफल। तो देखिए एक क्या हो गया, b गुणे x क्या मिल गया आपका भाई, प्रतिबल बराबर बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, तो एक कंक्रीट का क्षेत्रफल मिला। अब क्या चाहिए हमको, प्रतिबल चाहिए, तो प्रतिबल 0 प्लस सिग्मा CB/2, क्योंकि कंक्रीट में यहाँ प्रतिबल कितना है 0, ऊपर प्रतिबल कितना है 0, सिग्मा CB दोनों का क्या ले लिए, एवरेज ले लिए। तो बल बराबर कंक्रीट का क्षेत्रफल और कंक्रीट में उत्पन्न प्रतिबल क्या मिल गया, C1 मिल गया, C1 मिला। Z1 देखिएगा, Z1 क्या मिलेगा, d माइनस x/3। देखिए Z1, देखिए Z1 यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है d, और तो x/3 घटाएंगे Z1 के लिए, x/3 क्या किए घटा दिए, सही है, ठीक है। देखिए अभी C1 गुणे Z1 bx सिग्मा CB/2, एक कुछ सुना लग रहा है, सिंगली वाला है, ये सिंगली वाला है अभी तक। अब हम डब्ल्यू में घुसेंगे, प्लस C2 यानी कंप्रेशन स्टील में उत्पन्न बल, कंप्रेशन बल है ना। तो देखिए बल बराबर फिर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं स्टील का क्षेत्रफल है, तभी तो स्टील के गुरुत्व केंद्र से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी लाए हैं, जिसको हम लिख सकते हैं। नहीं तो फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा, अलग अलग इलोबरेट करके फिर तोड़ना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो लेकिन फिर आएगा उतना ही। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, मान लेते हैं क्या है, छड़ का क्षेत्रफल ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 m-1 ASC, ये क्या है क्षेत्रफल है भाई। C2 क्या होगा, कंप्रेशन स्टील में उत्पन्न बल है, कंप्रेशन स्टील का बल, तो बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, ये क्या मिला क्षेत्रफल। अभी हमको क्या चाहिए, प्रतिबल, तो कंप्रेशन स्टील में उत्पन्न प्रतिबल कितना है, सिग्मा CB'। अभी C2 मिला आपको, Z2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपको d माइनस d डैश। देख लीजिए ये वाला दूरी कितना है, d डैश है भाई, है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक d, तो d डैश घटा दिया, तो बस इसमें जोड़ देंगे 1.5 m-1 ASC सिग्मा CB डैश d माइनस d डैश। ये क्या हो गया आपको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट ना, डेरिवेशन बस न्यूमेरिकल आएगा, वही कह रहा है न्यूमेरिकल आएगा, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ देगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो इसको भी कर लेंगे, क्योंकि एक महीना पर इसको रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेरिवेशन कभी नहीं आता है, पिछली बार RCC में थियरी आ गया था, फर्जी थियरी, तो कभी कभी आ जाता है, लेकिन नहीं आता डेरिवेशन, बस न्यूमेरिकल आएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए अभी आपको सिग्मा CB डैश आपको मिलेगा नहीं डायरेक्ट, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे कि स्ट्रेस डायग्राम में त्रिभुज के नियम से, किसके नियम से भाई, त्रिभुज के, देखिएगा सिग्मा CB अपान में x इक्वल टू सिग्मा CB डैश अपान में x माइनस d डैश, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखिए त्रिभुज के नियम, सिमिलर ट्रायंगल का आता है नियम ना, समरूप त्रिभुज का, तो सिग्मा CB अपान में x लिखे हैं इक्वल टू सिग्मा CB डैश अपान में x माइनस d डैश,
ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सिग्मा सी बी डैश का वैल्यू मिलेगा, कितना हो जाएगा आपका, सिग्मा सी बी हो जाएगा x माइनस डी डैश अपान में क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। तो ये आपका MRC के लिए हो गया। अगले अभी हम बता रहे हैं MRT का क्या होगा, ठीक है। तो नोट करिए, इतना समझ आ रहा है ना। चलिए क्या हाँ देखिएगा, इसका मतलब आज न्यूमेरिकल नहीं लग पाएगा। क्या बात है, टाइम बताइए तो। अरे जो ले लिया है। हाँ ठीक है, देखिए समझिएगा। अब हमको क्या निकालना है, MRT निकालना है, ठीक है। MRT, तो MRT क्या होगा, AST यानी T गुणे Z होगा, है कि नहीं, T गुणे Z। अब समझिएगा, T मतलब क्या होगा, टेंसाइल फोर्स है, तो प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका AST और सिग्मा ST, है ना। और Z क्या मिलता है, D माइनस वाई। आप कहेंगे वाह, छोटे फार्मूले में काम चल गया है। तो MRT ठीक है, लेकिन छोटा नहीं। देखिएगा y क्या है कि d माइनस वाई क्या है कि ये जो ऊपर दिख रहा है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो ऊपर कहीं इन दोनों का देखिए, इसका तो अलग अलग से रूप से आपको क्या मिला था, अलग अलग रूप में मिला था लीवर आर्म उत्तोलक भुजा, C1 से लेकर T तक Z1, C2 से लेकर T तक Z2। लेकिन इन दोनों का संयुक्त रूप से कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, एक मिलेगा जिसे हम कहेंगे C, और उसके बीच की दूरी क्या मिलेगी y। एक कहीं होगा इसी के बीच में, दोनों का कंबाइंड रूप से, दोनों मतलब सिग्मा सी बी डैश और जीरो को इस पूरे स्ट्रक्चर का कहीं मिलेगा गुरुत्व केंद्र, जहाँ कहेंगे हम y। देखिए जो C1 मिला था तो सिर्फ कंक्रीट का था, जो C2 मिला था वो किसका था, कंप्रेशन स्टील का। लेकिन कंबाइंड रूप से जहाँ मिलेगा वो ऊपर से कितने दूरी पे मिलेगा, y। तो ए वाला दूरी क्या मिल जाएगा आपको, z मिल जाएगा d माइनस वाई। समझ आ गया। तो गुरुत्व एक मिल जाएगा आपका लीवर आर्म। लेकिन y का मान कितना होता है, जो y होता है वो क्या मिलेगा आपको, y होगा वो मिलेगा C1 गुणे x/3, अभी x/3 लिखे थे, प्लस C2 गुणे क्या मिल जाएगा भाई, d डैश, C2 d डैश पे था, है ना, अपान में C1 प्लस C2, है कि नहीं। अब C1 कितना मिलेगा, C1 क्या है, कंक्रीट में उत्पन्न क्या है, फोर्स है। तो क्या होता है Bx सिग्मा CB/2, ये तो C1 होता है। C2 क्या होता है 1.5 m-1 ASC सिग्मा CB डैश, यही ना होता है C2। और वही सिग्मा CB डैश कैसे आता है, सिग्मा CB अपान में x इजकल टू सिग्मा CB डैश अपान में x माइनस डी डैश। यहाँ से आ जाएगा आपका सिग्मा CB डैश इजकल टू सिग्मा CB x माइनस डी डैश अपान में x। देखिए तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिर्फ y निकालने के लिए। तो ये समझा ना, C1 तो पहले भी निकालते थे प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल, C2 भी निकालते थे, है ना, ए भी निकालते थे। तो ये उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ए होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, उसके बाद एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। यदि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से बड़ा है तो हम कह देंगे कि अंडर एनफोर्समेंट है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस छोटा है तो जैसे कि यदि ऐसा आ गया तो कहेंगे ओवर एनफोर्समेंट है। क्या कौन सा एनफोर्समेंट है, ओवर। तो हम फार्मूला लगा देंगे किसका, MRC वाला। यदि हम चेक करेंगे ऐसा आ गया तो कौन सा हो जाएगा आपका, अंडर एनफोर्समेंट हो जाएगा, तो हम फार्मूला लगा देंगे MRT वाला। लेकिन MRT वाला फार्मूले का हम यूज़ कभी ना करके MRC वाला ही पे हम काम चला देंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, कल न्यूमेरिकल लग जाएगा। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।